नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 8 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये आपको क्या हुआ? तो यहाँ पर मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी चढ़ाने के बाद यह बात सैनिकों में आग की तरफ फैल गई और उन्होंने क्या किया? 10 मई 1857 ईस्वी को युद्ध का शुरुआत कर दिया, ठीक है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने भारत का सम्राट किसको घोषित किया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, बहादुर शाह, यह सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। अब दिल्ली पर कब्जा हुआ तो वहाँ उस समय कौन थे राजा? तो बहादुर शाह जफर थे। इनसे इन्होंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि आप सभी को भेज करके 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए गया, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने इनका सहायता किया और क्या किया? सभी मुखियाओं, सभी उच्च वर्ग के लोगों को पत्र लिख करके अवगत किया कि यहाँ पर जो 1857 ईस्वी का विद्रोह चल रहा है उसमें आप सभी कोई भाग लें, ठीक है। तो इसलिए बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया था सैनिकों के तरफ से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह जब 11 मई दिल्ली पहुंचा तब सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था, ठीक है, अपना सम्राट घोषित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिक असंतोष का कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिकों में असंतोष था, इसका कारण क्या था? पहला, अंग्रेज सैनिक की तुलना में भारतीय सैनिक को कम वेतन तथा सुविधाएं प्राप्त होना। बिल्कुल सही ये चीज़ है कि ये अंग्रेज़ों की तरफ से किया गया था। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था। ये भी सही है कि सेना के उच्च पद पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाने लगा। कंपनी के सैनिकों को देश या विदेश कहीं भी समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाना, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद 11 मई 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए अगला देखिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? देखिए, ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व याद रख लीजिएगा। सभी नेतृत्व को हमने इसमें करवाया है और ट्रिक के साथ करवाया है, और बाकी कुछ नेतृत्व को आपको पार्ट 2 में दिया गया है, वहाँ भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से है। नेतृत्व से एक प्रश्न रहता है, आपके एग्जाम में भी रहेगा, ठीक है। प्रश्न बहुत कम पढ़िए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। केवल JCERT राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम मिलेगा, इसलिए राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही पढ़िएगा आप सभी को। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर जा रहे हैं बस धोखा खा रहे हैं, ठीक है।
प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, उतना को देख लीजिएगा, उससे आपको पासिंग मार्क्स अवश्य रहेगा। ठीक है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक थोड़ा सा बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा। क्या है, दिव्या कानपुरना लखबे, दिव्या कानपुरना लखबे, ये दिव्या कानपुरना लखबे से 3 प्रश्न आपको निकल कर रहा है। देखिए दिव्या में दी से है दिल्ली, और बेयस हो जाएगा बख्त खां या बहादुर शाह जफर। ठीक है। कानपुर तो कानपुर हो गया, और नास हो जाएगा देखिए नाना साहब एवं तात्या टोपे हम लोग कहते हैं। ठीक है। लखबे में लख से देखिए लखनऊ है, और बे से देखिए बेगम हजरत महल है। ठीक है। तो अब आपको पता हो गया दिल्ली में से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर या बख्त खां ने किया। कानपुर से नेतृत्व किसने किया, नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया। लखनऊ से कौन किया, तो बेगम हजरत महल ने किया। ये 3 टॉपिक याद हो गया, और तीनों से एक प्रश्न रहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया, नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर या कोई नहीं। ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया था, दिव्या, क्या हमने लिखा था, दिव्या कानपुरना, दिव्या कानपुरना लखबे, यानी दिव्या में दी से दिल्ली, और यहाँ से बख्त खां या बहादुर शाह जफर। कानपुरना तो कानपुर, और ना से नाना साहब एवं तात्या टोपे याद रखते हैं। ठीक है। और लखबे, लखबे में लख से है लखनऊ, और बे से है बेगम हजरत महल। तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और कानपुरना नेतृत्व कानपुर से नाना साहब ने किए थे। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा ना, लखनऊ से 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से। ठीक है। तो अभी आप लोग देखे तो लखबे, क्या लिखा हुआ था, लखबे, तो लख से लखनऊ, और बे से बेगम हजरत महल। ठीक है। तो लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है लखबे, लखनऊ, बे से बेगम हजरत महल, दिव्या कानपुरना लखबे, ये ट्रिक है जिसमें बहुत कुछ बन जाता है आपको। झांसी से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, बेगम हजरत महल या कोई नहीं। ठीक है। तो झांसी से कौन 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई याद रखिएगा। देखिए एक ट्रिक है, झारखंड को हिला दी जगदीश सिंह। ठीक है। झारखंड में झा से देखिए झांसी, और र से है रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी से कौन नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई। इलाली, इला से इलाहाबाद, और ली से लिकायत अली, यानी इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया, लिकायत अली। ठीक है। अब जगदीश, जगदीश का मतलब जगदीशपुर बिहार है, और बिहार से किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह ने किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, वीर कुंवर सिंह, या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेगम हजरत महल। ठीक है। तो देखिए अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, झारखंड, क्या पढ़ा था, झारखंड को इलाली, झारखंड को इलाली जगदीश सिंह। ठीक है। जगदीश में जगदीशपुर, ये जगदीशपुर का है बिहार, और सिंह से कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। ठीक है। अगला है, बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर खान या कोई नहीं। ठीक है। तो बरेली से कौन किया था, खान बहादुर खान ने किया था। इसका देखिए ट्रिक लिखा हुआ है, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान, तो बरेली से बरेली हो गया, खान से खान बहादुर खान हो गया। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। राइट आंसर सी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, 1857 ईस्वी विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ब्रिटिश लेखक, ईसाई मशीनरी, विनायक दामोदर सावरकर या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं, उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है।
ब्रिटिश लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे। ईसाई मिशनरी इसको ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्या है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेतृत्वकर्ता छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तो छापामार युद्ध आपका तात्या टोपे जी चला रहे थे। ठीक है, छापामार युद्ध कौन चला रहे थे छिप करके जंगलों में? तात्या टोपे जी चला रहे थे। तात्या टोपे देखिए मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, जिस समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ का जो था अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ना। लेकिन जब यहाँ पर समाप्ति हुआ था 1858 ईस्वी के पारित कानून में, यहाँ पर जो था गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब वायसराय किया गया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गया। इसलिए प्रथम ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, देखिए 1800 यहाँ पर लिख दिया हम नीचे आपको। 1858 ईस्वी में पारित कानून के अनुसार कंपनी के गवर्नर जनरल पद को हटाकर इनके स्थान पर वायसराय पद सृजित किया गया। अतः अंतिम गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग थे। अब वही वायसराय पद किए जाने पर फिर वह वायसराय भी बन गए, इसलिए उनको प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस नेतृत्वकर्ता का लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन सा नेतृत्वकर्ता लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कोई नहीं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पर युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त की थी 1857 ईस्वी के विद्रोह में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए? नाना साहेब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और कोई नहीं। ठीक है, तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो थे वो नेपाल भाग गए थे। ठीक है, तात्या टोपे जो थे मध्य एशिया के जंगलों में छापामारी चला रहे थे। बहादुर शाह जफर को यहाँ पर क्या था? तो सजा दे दिया गया था, जिनका मौत हो गया। तो बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लिया था। ठीक है, जेल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा? जो 1857 ईस्वी विद्रोह था वो असफल क्यों रहा था? विद्रोहियों के पास हथियार और गोला बारूद सीमित मात्रा में थे। विद्रोहियों के पास संचार और केंद्रीय सत्ता की कमी थे। व्यापारियों और कई स्थानीय राजाओं का सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। और यहाँ पर सभी ये 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहने का सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यानी ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत कब हुआ? जिस तरह से आपको बिहार में हुआ, आपको लखनऊ में हुआ, आपको दिल्ली में हुआ, उसी तरह से झारखंड में भी 1857 ईस्वी की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। वह कब हुआ था? तो आपका हो गया था 12 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ शुरुआत हुआ था 12 जून 1857। सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई? सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला में 1857 ईस्वी क्रांति हुई? हजारीबाग, देवघर, धनबाद या बोकारो। ठीक है, तो सबसे पहले हजारीबाग में हुआ था। इसका कुछ डिटेल्स देख लीजिएगा। सर्वप्रथम झारखंड के हजारीबाग जिला में 1857 से क्रांति का शुरुआत हुआ, लेकिन अब यह वर्तमान में देवघर के रोहनी गांव में है। अभी अगर कोई कहेगा तो देवघर के रोहनी गांव बोला जा सकता है इसको। ठीक है, झारखंड में अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? झारखंड में अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? अमानत अली, सलामत अली, शेख हारूना, सभी। राइट आंसर का डी है, सभी है। सभी ने मिलकर जो है कि झारखंड में अंग्रेज नॉर्मन लेस्ली की
गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तीनों जो थे अंग्रेजी सेना में घुड़सवार सैनिक थे। अंग्रेज ने उन तीनों सैनिकों को पकड़कर रोहनी गांव में ही सरेआम फांसी दे दिया। ठीक है, तीनों को जो मारे थे उसको सरेआम फांसी दे दी गया। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले गए, उनका नाम क्या है? 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय खोले गए तो उनका नाम क्या था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या सभी। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये तीनों में खोले गए थे। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, वुड्स डिस्पैच नीति के तहत अंग्रेजों अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1855 में, तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे, ये अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो वेदों की ओर लौटो यह कथन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वे अपने पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भारतीय ज्ञान एवं दर्शन की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ही कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उन्होंने ही कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए अगला है, डीएवी की स्थापना कब किया गया? डीएवी की स्थापना कब किया गया? 1884, 1885, 1886, 1887। ठीक है, डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है आपको 1886 ईस्वी में किया गया। ठीक है, देखिए इसके बारे में लिख दिए हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में सबसे पहले लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार से ही लाला हंसराज ने डीएवी का स्थापना किया। किसने किया? कभी पूछेगा कि डीएवी का स्थापना किसने किया, तो लाला हंसराज ने कब किया? 1886 ईस्वी में सबसे पहले, और सबसे पहले कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। इसके बाद यह भारत के सभी राज्यों में फैल गया। ठीक है, डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? तो डी से दयानंद, ए से एंग्लो और भी से वैदिक डीएवी की स्थापना की। धीरे धीरे इसकी शाखाएं पूरे देश में खुल गई और स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी पूरे देश भर में हुई थी। पहले तो डीएवी प्राथमिक स्तर पर और मध्य स्तर पर था, लेकिन 1906 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के बाद यह विश्वविद्यालय महाविद्यालय की भी स्थापना डीएवी के द्वारा किया गया। ठीक है, शिक्षा की वर्धा योजना किसने तैयार किया था? शिक्षा की वर्धा योजना किसने तैयार किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने? कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वो शिक्षा की वर्धा योजना तैयार शुरू किए थे। इसमें क्या था कि इस वर्धा योजना में जो था कि बच्चे जो है यहाँ पे सिल्क बुनने, ठीक है, खादी कपड़े बुनने, विभिन्न तरह के हस्त चीज़ों को सीखने का इसमें कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिससे बच्चे सीख करके अपना रोजगार कर सकते हैं। तो वर्धा योजना जो है महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, नोट्स यहाँ पर देखिए, 1937 ईस्वी में गांधी जी ने शिक्षा की वर्धा योजना तैयार की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, मतलब हाथ से बना हुआ चीज़ों का उत्पादन करना था। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को 7 वर्ष तक अपनी भाषा में अध्ययन करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या कोई नहीं। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र जी, रविंद्रनाथ टैगोर या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे आपका? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट्स हमने कर दिया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी का बचपन में अपने विद्यालय जाने का मन नहीं करता था। उसने अपने विचारों को कार्य रूप देने के लिए टैगोर जी ने 1901 ईस्वी में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और ये कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता थे। और कहाँ पर किया? तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, कलकत्ता नाम आता है।
सर्वप्रथम कौन सा चर्च रांची पहुंचा? सर्वप्रथम कौन सा चर्च रांची पहुंचा? गोस्नर एवेंजेलिकल लुथरेन चर्च, रोमन कैथोलिक मिशन, संत पॉल या कोई नहीं। ठीक है, तो रांची में सबसे पहले कौन सा चर्च रांची पहुंचा था? तो ये गोस्नर एवेंजेलिकल लुथरियन चर्च जो था वो सबसे पहले पहुंचा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरन चर्च मिशन 1845 ईस्वी में रांची पहुंचा। इसी ने 1856 ईस्वी में गोस्नर विद्यालय स्थापित किया। जो आपको गोस्नर विद्यालय है इन्होंने ही स्थापित किया है। ठीक है, निरंतर निकासी का सिद्धांत किसने अपनाया? ठीक है, धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत किसने अपनाया था? अंग्रेज ने, प्रारंभिक आक्रमणकारी ने, मुगलों ने या सभी ने? ठीक है, तो धन का जो निरंतर निकासी हुआ था उसका सिद्धांत जो है यहाँ पे अंग्रेज के द्वारा निभाया गया था। ठीक है, तो अंग्रेज ने निभाया था। इसका डिटेल्स देखिए, इसके नीचे हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। इस टॉपिक में हर प्रश्न इसी तरह से बना हुआ है, हर प्रश्न के नीचे आपको डिटेल्स कर दिया गया है। यानी आप कहिएगा तो इसमें वस्तुनिष्ठ भी है और थ्योरी, दोनों चीज़ मिले हुए हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में अंतर हो गया था। क्या हुआ था, जो प्रारंभिक आक्रमणकारी थे वे शोषण नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश आए वो उन्होंने क्या किया, शोषण किया। यानी अंग्रेज के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। सभी नीतियाँ एवं कार्यक्रम उपनिवेश के अनुरूप बनने लगा था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? उपनिवेशवाद, अंग्रेजों के द्वारा पनपा हुआ एक विद्रोह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का गिरावट क्यों हुआ? भारत में जो पहले की सदियों से जो हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीज़ें की जो उद्योग थी उसमें गिरावट होने लगा। वो क्यों होने लगा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में जाना, दूसरा है सस्ता माल अंग्रेज के द्वारा भारतीय बाजार में बेचा जाना, भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना या सभी। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो भारत में परंपरागत हस्तशिल्प जो बनते थे वो क्या थे बताइए? महंगे थे, हाथ से बनाने में महंगा पड़ता था, लेकिन अंग्रेज लोग मशीनों का प्रयोग करके आधुनिकीकरण के तहत उसको बनाने में सस्ता पड़ता था। वो क्या किए कि अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में क्या किए, भारतीय बाजार में अंग्रेजी माल को लाया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तब जब भारतीय बाजार में अंग्रेजी माल आने लगा तो अंग्रेजी माल सस्ता था। देखिए सस्ता माल था अंग्रेजी माल, इसलिए क्या हुआ, फिर भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो ये सभी इसका आंसर था। ठीक है, भारत में परंपरागत हस्तशिल्प का जो गिरावट हो गया, ये सभी इसके ऑप्शन सही है। यानी राइट आंसर इसमें क्या है? डी है। ठीक है, चलिए अगला है, तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन का जो है डिटेल्स कर दिए हैं हम। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होने का कारण अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में भरा जाना था। भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका, जिस कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। ठीक है, इसी कारण इसका क्या हो गया? पतन हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश आदिवासी और जनजाति कहाँ रहते थे? भारत के जो अधिकांश आदिवासी और जनजाति लोग जो थे उनका आवास कहाँ था? जंगल और पहाड़ी इलाका, मिट्टी के घर, पक्का के घर, सभी। ठीक है, पक्का के घर तो पहले था नहीं, मिट्टी के घर भी नहीं था, तो इनका आवास जो होता था जंगली और पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे बना करके छोटे छोटे जो झाड़नुमा होते थे उसमें लोग रहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी और जनजाति के बारे में सही कथन क्या है? इसमें देखना है कि कौन कौन कथन आदिवासियों के बारे में सही है। ठीक है, वे जंगल में रहते थे, ये तो क्लियर है कि आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे। जंगल में उपजे फल और कंदमूल पर आश्रित हैं, तो पहले के आदिवासी, जिस समय की बात हो रही है उपनिवेशवाद का, उस समय जंगल में उपजे फल और कंदमूल पर ही आश्रित रहते थे और पशुपालन करते थे। पशुपालन से वे अपने जीविकोपार्जन करते थे। पशुपालन, डी यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे? आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे आपको बताना है। झूम की खेती, अस्थाई खेती, हल खेती या सभी। ठीक है, आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे आदिवासी लोग थे, ठीक है, जो हमारे आदिवासी लोग थे वो किस तरह की खेती करते थे? तो आदिवासी लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करते थे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आए तो इस एरिया में क्या किए, तो यहाँ के पेड़ पौधों को साफ करके यहाँ पर इस वर्ष खेती किए। उसके बाद फिर इस जगह को छोड़ करके इस जगह एरिया में गए, यहाँ भी पेड़ पौधा को साफ करके यहाँ पर खेती किए। अगला साल तीसरे जगह पर यहाँ भी किए। अब क्या होता था कि एक बार खेती करने के बाद यहाँ का ज़मीन क्या हो जाता था? बंजर हो जाता है, अनउपजाऊ हो
जाता, छोड़ के दूसरे जगह चले गए। अब 3-4 साल तक दूसरे जगह फिर बैक से होकर के यहाँ पर आते थे, यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती थी, फिर यहाँ भी करते थे। तो इस तरह से घूम घूम कर खेती करते थे। तो इसको हम लोग घुमंतु खेती या झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, तो आदिवासी लोग झूम की खेती करते थे। झूम की खेती यहाँ पर ए हो गया, यही राइट आंसर हो गया। अस्थाई खेती नहीं करते थे, हल नहीं होता था, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी झूम की खेती करते थे। क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको नोट्स में हमने बता दिया है। आदिवासी लोग खेती के लिए वे जंगली भूमि को साफ कर ज्वार, बाजरा, धान, मक्का तथा कई प्रकार की दालें उगाते थे। फसल हो जाने के बाद वे भूमि को कई वर्ष तक खाली छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। भूमि की उर्वरता पुनः उत्पन्न हो जाने पर वे वापस आकर फिर से उस फसल उगाने का उसी जगह पर करते थे। इस प्रकार वे झूम की खेती करते थे। घूम घूम कर जो खेती किया जाता है वो झूम की खेती था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुसुम एवं पलाश के फूल से आदिवासी लोग क्या बनाते थे? पहले जो आदिवासी लोग थे वो कुसुम के फूल या जो पलाश का फूल होता था उससे क्या करते थे? रंग बनाते थे, चित्र बनाते थे, आकृति बनाते थे, कोई नहीं। तो कुसुम एवं पलाश के फूल से आदिवासी लोग जो थे वो रंग बनाते थे। क्या करते थे? रंग बनाते थे। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है वो रंग क्या करते थे। तो आदिवासी लोग कुसुम तथा पलाश के फूल को बुनकरों, जो कपड़ा बुनते थे उनको, और चमड़ा के जो कारीगर थे उनको बीच ये बेचने का काम करते थे। ठीक है, कुसुम और पलाश का फूल, वे उसका उपयोग क्या करते थे? जिसका वे लोग इसका उपयोग रंग बनाकर रंगने में करते थे। ठीक है, बुनकरों यानी जो कपड़ा बुन रहे हो विभिन्न प्रकार के रंग बना के होते थे, और जो जूता बना रहे हो वो भी रंग बना के इसका उपयोग करते थे। तो ये होता था। ठीक है, आदिवासी लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? आदिवासियों के समाज में जो बाहरी लोग आकर के रहते थे उसको आदिवासी लोग क्या कहते थे? दिकू, झूम, घुमंतु या कोई नहीं। ठीक है, तो आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दिकू क्या करते थे? क्या कहते थे? दिकू कहा करते थे। किसको? आदिवासी लोग। ठीक है, तो बाहरी लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते थे? दिकू कहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाहरी लोग कहने का मतलब यहाँ पर बाहरी लोग को आदिवासी लोग दिकू कहते थे, और आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों को दिकू कहा जाता था। ठीक है, आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या समझते थे? आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या समझते थे? नेता, मित्र, संतान या कोई नहीं। ठीक है, तो आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या मानते थे? संतान मानते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे? आदिवासी लोग अपने जंगल को उजड़ने नहीं देना चाहते थे और उनको बचाते थे, और अंग्रेज लोग क्या करते थे? उसको उजाड़ना चाहते थे। इसी बीच कई प्रकार के आंदोलन जो है यहाँ जनजातियों के द्वारा किया गया, जो कि भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। और सभी जनजातीय आंदोलन को एक कवर हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में करेंगे, और यहाँ पर भी कुछ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही इसका मुख्य प्रश्न बनता है ना। चलिए, आदिवासी लोग अपने को जंगल का संतान मानते थे। ठीक है, देखिए अब क्या होता था कि यहाँ पे संतान मानते थे जंगल को वे लोग, और अंग्रेज लोग क्या करते थे? जंगल को कबाड़ना चाहते थे। इस बीच क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि सरकार ने वन विभाग बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ? तो आदिवासियों के जो वन थे उसको उजाड़ा जा रहा था, उसके लिए क्या किया गया? तो सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया? एक वन विभाग बनाया 1864 ईस्वी में, और वन अधिनियम एक पारित कर दिया। तो ये वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1863, 1864, 1865 या 1866। ठीक है, तो ये वन अधिनियम जो पारित किया गया 1865 ईस्वी में पारित किया गया। क्लियर, 1865 ईस्वी में पारित किया गया। चलिए अब देखिए, इसके बाद अब विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, विद्रोह यहाँ कोल विद्रोह से शुरू है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, तो विभिन्न प्रकार के विद्रोह भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। ठीक है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन था? बताना। झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित मतलब एक तरीका से जो प्रहार किया गया अंग्रेजों पर, वो जनजातीय आंदोलन कौन था? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह या सभी। ठीक है, तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन जो था वो कोल विद्रोह था। याद रखिएगा, कोल विद्रोह था। ठीक है, चलिए कोल विद्रोह के बारे में हमने यहाँ पे छोटा सा नोट्स आपको दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कोल विद्रोह में क्या था? मुंडा, हो, उरांव, भूइयाँ आदि जनजाति शामिल हुए थे। पूछ देता है कि कोल विद्रोह में कौन सा जनजाति शामिल हुए थे? मुंडा, हो, उरांव और भूइयाँ शामिल हुए थे। याद रख लीजिएगा, प्रश्न आता है। ठीक है, कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? रांची, सिंहभूम और पलामू। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? रांची, सिंहभूम और पलामू कहाँ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों रहेगा तो तीनों हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था पूछा जाता है?
कोल विद्रोह तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी, ठीक है। ये कहाँ किस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसके नायक कौन थे कोल विद्रोह के, तो सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी, इसलिए लिखे सिंध राय और बिंद राय मानकी, यानी सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी इस कोल विद्रोह के मुख्य नायक थे। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व सिंध राय या कहीं कहीं देखिएगा सिंह राय देखने को मिलता है, लेकिन सिंध राय ज़्यादा चलता है, मानकी के 12 गांव की जमीन हड़प कर सिखों को दे दिया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, कोल विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था, तो विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके पहले क्या किया था, यहाँ पर उनके 12 गाँव सिंह राय मानकी के 12 गांव के ज़मीन को हड़प लिया गया था, उसको सिखों को दे दिया गया था, जो इस कारण का मुख्य स्रोत बना था। ठीक है। अब देखिएगा, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुंगा मुड्डा की पत्नी का अपहरण कर उसका इज्जत लूटा गया था, जफर अली के द्वारा। तो ये भी कारण था कोल विद्रोह का। ठीक है। तो ये बाहरी लोग आकर के आदिवासियों को क्या कर रहे थे, उसका ज़मीन छीन रहे थे, उसकी पत्नी को छीन रहे थे, इस कारण कोल विद्रोह के लिए जनजाति लोग यहाँ पर जागृत हो उठे। ठीक है। अब देखिए, कोल विद्रोह को मार्च 1932 में किसने कुचल दिया, ठीक है, मतलब किसने समाप्त कर दिया, कौन सा अंग्रेज ने, लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन विलिंगसन, लॉर्ड विलियमेटिक या कोई नहीं। ठीक है। तो कैप्टन विलिंगसन ने क्या किया, इस कोल विद्रोह को 1932 ईस्वी में दबा दिया। क्या किया, दबा दिया, आधुनिक उपकरण का प्रयोग करके। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे उसका लिखा हुआ डिटेल्स। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंध राय और बिंद राय मानकी। 19 मार्च 1832 को कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, दबा दिया था। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया, तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया, 1783, 1784, 1785, 1786। ठीक है, तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया। ठीक है, सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे हम कर दिए हैं, नीचे देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका 1785 है। देखिएगा यहाँ पे नोट हमने बना दिया है। तिलका मांझी विद्रोह को तिलका आंदोलन या पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है, याद रखिएगा। तिलका मांझी विद्रोह को तिलका आंदोलन कहा जाता है या पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1780 से 1785 के बीच संथाल बिहार या झारखंड के ये उस क्षेत्र में चला था, उस क्षेत्र में चला था। ठीक है। तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना क्या थी, तिलका मांझी विद्रोह का प्रमुख घटना क्या था आपको बताना है। 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या करना, 1782 ईस्वी को तीर से मार गिराना, 1782 ईस्वी को अंग्रेजों को मारना, यह सभी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना जो थी यहाँ पे 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या कर दिया गया था। ठीक है। देखिए क्यूलैंड कौन थे उसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी भागलपुर के डिप्टी कलेक्टर डीसी थे। ठीक है। उनका नाम था अगस्ट क्यूलैंड को तिलका मांझी ने अपने तीरों से क्या किया, अपने तीरों से मार गिराया था। और इस नेतृत्व का विरोध तिलका मांझी ने अंग्रेजों के शोषण और ज़मीन हड़पने के खिलाफ किया था। ये क्यों किया था तिलका मांझी ने, तो ये डिप्टी कलेक्टर की जो अगस्ट क्यूलैंड की हत्या की थी वो क्यों किया था, तो यहाँ पे वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो तिलका मांझी के ज़मीन हड़पने का कारण ये सभी कांड हुए थे। ठीक है। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था, तिलका मांझी को, यह प्रश्न बहुत बार आया है, आप देख लीजिएगा। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था, साल पेड़, बरगद पेड़, पीपल पेड़ या कोई नहीं। ठीक है। तो तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था, तो उस पेड़ का नाम था देखिए बरगद। क्या था, बरगद का पेड़ था। इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं क्या हुआ था इसमें। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में, ये बरगद का पेड़ कहाँ है, भागलपुर में दिया गया था। ठीक है। भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वह स्थान अब क्या है, तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। वह स्थान कहाँ है, भागलपुर में है। भागलपुर में कहाँ, बरगद के पेड़ से दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला है, किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था। जैसे अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करने वालों को क्या करते थे, जब विरोध करना होता था तो वे क्या करते थे, गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमा के विरोध करते थे। तो किसके नेतृत्व में सखुआ का प्रयोग किया गया था यहाँ पर के लिए। ठीक है।
तिलका मांझी, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी या कोई नहीं। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव गांव में सखुआ घुमाकर किया जाता था? तो ये किया गया था आपका, देखिए, तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही यहाँ पर शुरू किया था कि यहाँ पे जब भी अंग्रेज का हम लोग विरोध करेंगे तो सखुआ का पत्ता घुमा कर करेंगे, कि उनकी ज़मीन जो होती थी वो सखुआ के भू जाते थे। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी थे। भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद कौन थे? ठीक है, तो ये आपका तिलका मांझी है। ठीक है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया? बताना, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? भागलपुर, दानापुर, रांची या देवघर? ठीक है, तो तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से दिया गया था। ये बरगद का पेड़ कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर बिहार में है। तो ये उस स्थान पर आपको दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स बना हुआ है।